जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। आप लोगों की एसएससी जीडी की सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, और जिसके अंतर्गत मैंने अभी तक 3 पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। आज मैं आप लोगों के साथ चौथा पार्ट शेयर कर रहा हूं। ये 20 फरवरी 2024 को जो ये फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करूंगा। चलिए देर न करते हुए आप लोग स्क्रीन पर देखिए और आप लोगों की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो आप सभी को मालूम होगा कि 20% कितना होता है, 1/5। ये सभी लोगों को क्लियर होगा कि 20% कितना होता है, 1/5। तो उसका जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से, तो ये नीचे वाला आपका सीपी हो गया। तो अंकित मूल्य कितना होगा बेटा, एक ज्यादा होगा। तो हम लोग देखें ये सीपी और इधर आपका क्या हो गया, ये आपका मार्क प्राइस अंकित मूल्य। अगर अंकित मूल्य 5 है और सीपी 5 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। कह रहा यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी को 220 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 20 रुपए छूट ना दी जाती तो उसका अंकित मूल्य हमको पता चल सकता था, मतलब 200 रुपए। तो 220 रुपए कब आया, जब इसमें 20 रुपए की छूट दी गई है। अगर ये 20 रुपए छूट ना होती तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाता बेटा, 240 रुपए हो जाता। तो किस, ये मार्क प्राइस आ गया हमारा 240। 240 क्या आ गया बेटा, आपका मार्क प्राइस। तो ये किसकी वैल्यू है, 6 की। तो 6 बराबर 240 के है। तो आपको क्या निकालना है बेटा, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी कितनी है बेटा आपकी, 5। 5 बराबर निकाल लेते हैं 240 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई कितना कर दो बेटा, 5। तो ये कितना आ गया आपका 200। 200 के आगे आपका सीपी आ गया। अच्छा, कोई चीज जो है वो 200 की खरीदी गई थी और 220 में बेचा जा रहा, तो कितने का लाभ हो गया, 20 का। किस पर हमेशा लाभ होता, हमेशा क्रय मूल्य पर होगा लाभ, तो 200 पर लाभ। गुणते कितना कर देते, 100। ये डबल जीरो कट गया, ये इससे कट कर देते तो बेटा कितना आ गया, 10%। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। देखिए आपको समझाने के लिए है इतना सब चीजें, लेकिन आप लोग सीधे इसको ऐसे कर सकते थे। ये देखिए ये 220 है, 20 इसमें जोड़ देते तो सीधे आपका कितना आ जाता, 240 रुपए आपका मार्क प्राइस आ गया। 20% तो 5 की चीज कितने की, 6 की। तो ये 6 की थी, आपको क्या निकालना था बेटा, 5। सीपी पहले निकाल लीजिए। तो ये आपका सीपी सीधे आपका कितना आ जाता है, 200। अब 200 वाली चीज कितने में बेची जा रही, 220 में। तो 20 पर 20 का लाभ हुआ किस पर, 200 पर। तो इससे भाग कर लेते, गुणा कर लेते, तो आपका कितना निकल आता, 10%। देखिए अगर मेरी स्पीड फास्ट लग रही हो आप लोगों को तो आप लोग मेरे कमेंट करके बताइएगा। अगर स्लो हो तो थोड़ा फास्ट करें, क्योंकि देखो एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है, इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो बड़े तेजी से किया जाए और हम टाइम आप लोगों का कम वेस्ट करें, और जिसके साथ साथ में आपकी क्लास से सुचारू रूप से और जल्दी कम समय में आपको ज्यादा, क्योंकि वहां पर एग्जाम में आपको कम से कम ये 20 क्वेश्चन 15 से 16 मिनट, 17 मिनट, मैक्सिमम 17 मिनट में आपको यहाँ वहां पर करने होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 10 वर्षों में स्वयं की कितनी गुना हो जाती है बेटा, 7 गुना हो जाती है। देखिए एक आपका मूलधन, ये आपका अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर मूलधन 1 था तो वो कितनी हो गई बेटा, 7 गुना हो गई। तो मतलब 1 से कितनी हो गई, 7। तो यहां से आपको यस आई, यस आई कितना मिल गया बेटा, 6 रुपए मिल गया। अगर हमने 1 रुपए किसी बैंक में लगाया था तो वो हमारा कितना हो गया, 7 रुपए हो जाता। तो हमको ब्याज कितना मिल गया, 6 रुपए का ब्याज मिला। और ये जो 6 रुपए का ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है, हमको समान मिलता है। ये 6 रुपए का ब्याज, ये 10 साल, 10 वर्ष में, 10 ईयर में हमको कितने रुपए का ब्याज मिलता है, 6 रुपए का। तो आपसे कह रहा है 20 वर्षों में कितना ब्याज मिल जाए, पहले वो निकाल लें। तो 10 वर्षों में 6 मिलता है, तो एक में 10, 6/10, तो 20 वर्ष में। तो 6/10 गुणते कितना कर दोगे बेटा, 20। तो इसको इसको कट कर देंगे, ये 2 आ गया, तो कितना मिल जाएगा आपको, ये सही 12। 12 तो आपको ब्याज मिला, एक आपका मूलधन। 12 मतलब 12 तो आपको ब्याज मिला, एक आपका मूलधन। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 12 + 1, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, 13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13 गुना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सोनू अकेले एक टेबल को 125 दिन में बना सकता है। जो सोनू है वो एक टेबल को 125 दिन में बना सकता है, ठीक है।
हाँ, मोनू अकेले इसे 250 दिन में बना सकता है। जो मोनू है इसे कितने दिन में बेटा बना सकता है? 250 दिन में। मोनू ने कार्य करना शुरू किया, 75 दिन तक कार्य किया। सोनू शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? अब देखिए, पहले तो हम कुल काम निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कुल काम हमारा कितना आ गया बेटा? 250। अब यहाँ से इनकी कैपेसिटी देख लेते हैं, तो ये कितनी आ गई? 2। ये कितनी आ गई? 1। आपसे बोल रहा है मोनू ने कार्य करना शुरू किया, 75 दिन तक कार्य किया। देखिए, अगर मोनू एक दिन में एक काम करता है तो 75 दिन में कितना काम किया होगा बेटा? 75 दिन में कितना काम किया होगा? 75 काम कर दिया होगा। शेष काम कितना बचा बेटा? तो हम 250 में से कितना सब्सट्रैक्ट कर देंगे बेटा? 75 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 175। तो शेष काम बचा 175। 175 को कौन करेगा? सोनू शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सोनू एक दिन में कितना कार्य करता है बेटा? 2। तो सोनू शेष कार्य को 175 कार्य को 2 की दर से करेगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो आपका कितना आ जाएगा? 87.5 डेज आ जाएगा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात में 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु, मतलब अभी जो वर्तमान आयु का ये अनुपात दे रखा है बेटा 357। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, अच्छा 6 वर्ष पहले आयु का योग है और वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा, तो हम वर्तमान आयु का योग निकाल लें। अच्छा, एक व्यक्ति 6 वर्ष पहले 6 साल का कम होगा, तो बेटा तीनों व्यक्ति 6 6 वर्ष के कम हो गए, तो तीनों व्यक्ति 6 6 6, तो कितना आ जाएगा बेटा? 18। तो इसमें 18 वर्ष नहीं जुड़ा है। कितना वर्ष नहीं जुड़ा है बेटा? 18 वर्ष। तो हम सीधे क्या करेंगे, इसमें 18 जोड़ देंगे। 8 7 कितना आ गया बेटा? 15। और ये आपका 9 1 10। तो कुल मिला के वर्तमान में तीनों की कुल आयु का योग कितना आ गया? 105 आ गया। वर्तमान में तीनों की कुल आयु का योग कितना आ गया? 105। यहां पर अनुपात में कुल आयु का योग कितना है? 7 3 10, 10 5 15। तो 15 बराबर ही आपका किसका दे रखा है? 105 के। तो आपका किसका? प्रत्येक का निकालना है, तो एक बराबर निकाल लीजिए। 105 डिवाइड बाई 15, 15 सत्ते कितना आ गया बेटा? 105। और 7 त्रिका 21, 7 पना 35, 7 सत्ते 49, 7 त्रिका 21, 7 पना 35, 7 सत्ते 49। तो आपका ये वाला तीसरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बराबर इतने के है। तो 3 बराबर 3 से गुणा कर देंगे, 5 बराबर 5 से गुणा कर दिया, और आपका क्या चीज दे रखा है? 7 बराबर, तो 7 से गुणा कर देंगे। बस इस तरह से आप कर लोगे। ये प्लस का साइन नहीं है, आप लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब देखिए, तो 4 हम रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी बेटा, और रेडियस जो त्रिज्या दे रखी है 3.5 दे रखी है, इसका स्क्वायर तो 3.5। अच्छा, पॉइंट हटाया हमने, नीचे 10 बढ़ा दिया, पॉइंट हटाया नीचे 10 बढ़ा दिया, और 7 बना 35 आ गया बेटा। ठीक ना? आप, हाँ, 5 से इसको कट करेंगे, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, ये आ गया। 5 दूना 10, 2 दूना 4, ये आ गया। ये कितना आ गया बेटा आपका? 44। 22 गुणते 2 कर देंगे, ये 22 ये 2, तो कितना आ गया बेटा इसका गुणा करने पर? 44। और ये आपका कितना भी बचा था? 7। 7 से गुणा कर दिया, 7 चौको 28। और कहां पर गलती हो गई? 44। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे अभी 2 बचा बेटा, ये वाला 2 बचा है, तो 2 से इसको कट करेंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका? 22 बचेगा। 22 गुणते कितना कर लेंगे हम लोग? 7। 22 गुणते 7। ठीक है। हाँ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? आपको समझ, आप ना नीचे 10 बढ़ाते, वैसे भी कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे कैलकुलेशन करते हो जल्दी से, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको आपको क्या करना था बेटा? सॉल्व करना था। ठीक ना? इधर देखिए, सबसे पहले तो इस डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 113। अब ये माइनस का 113, और इसमें अभी मल्टीप्लाई कितना बेटा? 5। तो 13 5 65 और 500, तो 565 ये आ गया। 443 माइनस 565। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट करते करेंगे,
तो इसमें देखिए ये 5 में 3 चला गया 2, और ये कितना बेटा आपका 6 में 4 चला गया 2, और इधर से 5 में 4 चला गया 1, तो अंतर कितने का आ जाएगा 122, लेकिन माइनस का आएगा, तो माइनस का 122 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x1 x2 x3 एक कार को क्रमशः, 3 लोग हैं, x1 है, x2 है, और कौन है x3 है, एक कार को क्रमशः 90 दिन 45 दिन, ये पॉइंट में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 67 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हाँ 67 134 और +5 135/2 आ गया। तो हम ये तीसरा वाला 135/2, अब ऊपर ऊपर जितना हो उन्हीं का एलसीएम लिया जाता है। तो कुल काम हमारा कितना आ गया बेटा, हम यहाँ से देखते हैं 90 45 135 का एलसीएम कितना आ गया 135 270, तो 270 के आ गया, कुल काम आ गया। तो ये इसका कैपेसिटी बेटा 9 3 27 45, हाँ 3, तो ये 6 टाइम चला गया, ये कितने 2 4 टाइम चला जाएगा। देखिए इस वाले को देखिए, 270 को हमने 135 डिवाइड बाई 2 है, 2 ऊपर जाएगा, ये 2 जा गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 4, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इनकी ये क्या आ गई बेटा, कैपेसिटी आ गई। अब देखिए क्वेश्चन, उन तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन x2 ने कार्य पूरा होने से 13.5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब एक काम ऐसा कर सकते हो, x2 13.5 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, जो पहले कार्य छोड़े, जितने दिन पहले कार्य छोड़े उसका उतने दिन का काम निकाल के इसमें कुल जोड़ दीजिए, फिर क्या करिए सभी से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा, या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो पहले हम इस तरीके से देख लेते हैं। देखिए x2 एक दिन में कितना काम करता है बेटा 6, एक दिन में कितना काम करता है 6, और कितने दिन तक काम किया बेटा 13.5 दिन तक। तो अब इसको देखो गुणा करिए, 13×5 = 78 और 3, तो 81 काम आ गया। कितना आ गया बेटा 81, तो 81 काम डायरेक्ट कुल काम में जोड़ दीजिए, क्योंकि ये लास्ट में इतना काम नहीं किया, इतने काम को अपने आप से करा दें। तो अब ये तीनों का आ जाएगा बेटा 270 प्लस 81, तो आपका 153। अब ये कुल काम, अब सभी की कैपेसिटी से भाग कर दीजिए, भाग कितने से करेंगे बेटा 13 से, 6 4 10 10 3 13, हाँ 13 दूनी 26, 9 13 7 91, तो आपका आंसर कितना आ गया 27 दिन आ गया। तो इस तरह से तो आपने क्या कर लिया बेटा 27 दिन आंसर निकाल दिया। दूसरे तरीके से एक बार समझ लेते हैं, अगर इसमें जोड़ के आप नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा। देखिए x2 लास्ट के 13.5 दिन नहीं रहा है, तो कौन लास्ट में 13.5 दिन किसने काम किया होगा, x1 ने किया होगा और x3 ने। x1 एक दिन में कितना काम करता है बेटा 3, और x3 कितना करता है 4, तो 4 3 कितना हो गया बेटा 7, एक दिन में 7 काम कर रहे हो, कितने दिन तक किया 13.5। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पना 35, और 7 तिरका 21, 21 3 24, 7 एकम 7, 7 2 9, तो कितना काम आ गया 94.5। तो ये किसके द्वारा x1 और x3 के द्वारा लास्ट के 13.5 दिन, क्योंकि वो यही दोनों बचे थे लास्ट में, तो इतना इन्होंने लास्ट में काम किया होगा, और शेष में तो तीनों ने मिलकर काम किया होगा, ठीक ना। अब शेष काम निकाल लेते हैं, 270 में 94.5 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ गया 5, एक कैरी ले गया, ये 9 में 4 गया, तो कितना बचा बेटा 5, और इधर 6 में 16 में 9 गया, तो 7, 175.5। अब ये वाला काम कौन तीनों मिलके किए होंगे, तो 6 3 9, 9 4 13, 13 से भाग करिए अब इसको, 13 एकम 13, ये पॉइंट लगा 13 एकम 13, तो कितना बचा बेटा यहाँ से 4, 45 हो गया, 13 26 13 39, 6 13 पचे 65, तो 13.5 दिन ये, और 13.5 दिन लास्ट में, तो 13.5 प्लस 13.5,
तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 27। तो इस तरह से आपका ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो पहले बताया इससे आप लोग कर लीजिए तो इससे ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 8। चलिए, एक बस निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से निकलती है लेकिन 300 किलोमीटर दूरी अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ी। तो बस की सामान्य गति क्या है? मतलब 60 मिनट देरी से निकलती है, 60 मिनट को हम बोल सकते हैं 1 घंटा वो क्या निकलती है, लेट निकलती है। अब देखिए, वैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप क्या करिए, ऑप्शन का प्लॉट कर लीजिए। अगर पहले उसकी चाल कितनी थी, 50 थी, पहला ऑप्शन हम उठाते हैं, पहले चाल कितनी थी, 50 थी, तो 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसको कितना लग रहा होगा बेटा, 6 घंटे। अब कह रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता, तो अब चाल कितनी आ गई बेटा, 10 बढ़ा देंगे 50 में, तो अब कितनी होगी बढ़ाने पर, 60 हो गई। तो 300 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसको कितना लग रहा है, 5 घंटे। देखिए यहां पर वही आ गया 1 घंटे का अंतर, जो क्वेश्चन में बोल रहा था 60 मिनट, वही 1 घंटे का अंतर आ गया। इस वजह से हमारा यही ऑप्शन सही है। अगर हम पहले 60 से लेते तो फिर भागना, हम इस वजह से कंपेरिजन कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक वस्तु का अंकित मूल देखिए बेटा 11800 है, और इसका विक्रय मूल्य दे रखा है बेटा कितना, 7688। तो छूट प्रतिशत क्या होगी? देखिए, आपका मार्क प्राइस दे रखा है और एसपी दे रखा है। मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 11800, और एसपी कितनी दे रखी है, 7788। देखिए, आपको परसेंटेज निकालना, ये नहीं बताना है कि कितने की छूट हुई क्या नहीं। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कट कर सकते हैं। जैसे 118 ये दिख रहा है, 118 से डायरेक्ट कट करिए, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 100। ठीक ना, इसको बेटा कट करिए। तो ये 6 18 95 18 छंग 108, तो 708 हो जाएगा। जैसे ही 708 को ऐसे करेंगे तो कितना बच जाएगा बेटा, आपका 70 यहाँ से बच गया लास्ट में। फिर तो ये 6 टाइम चला गया, तो हमारा कितना आ गया, 6। देखिए, 100 था मार्क प्राइस, और एसपी कितनी हो रही है, 66, तो कितने रुपए की 100 में छूट दी गई होगी, 34 रुपए की 100 में छूट दी होगी, मतलब 100 में ही 34% आ गया आपका आंसर डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि एक पोशाक की कीमत 800 रुपए से घटाकर 720 रुपए कर दी जाती है तो प्रतिशत कमी कितनी हुई? देखो 800 थी, 800 से कितना घटा के कर दी गई बेटा, 720, तो कितने की कमी कर दी गई, 80 में 80 की कमी हुई, कितने में, 800 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 0000 कट गए, इससे कट करेंगे तो कितना आ गया बेटा आपका 10%, तो आपका आंसर तीसरा नंबर 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 छात्रों का औसत कितना है बेटा, 130 दे रखा है। 13 जो छात्र हैं इनका औसत कितना दे रखा है, 130 दे रखा है। लेकिन बाद में पाया गया कि एक छात्र का स्कोर गलती से 32 के बजाय हमने कितना दर्ज कर लिया, 23। 32 दर्ज करना चाहिए था, 23 दर्ज कर दिया। तो उसका सही स्कोर औसत क्या है, सही उसके स्कोर का सही औसत क्या है? ठीक है, देखिए, अब अगर देखिए यहाँ पर 32 था, हमने 23 दर्ज किया, तो कितना हमने कम दर्ज किया है पहले से। हमको 32 करना चाहिए, 23 दर्ज किया, तो 23 के बजाय अब 32 दर्ज करेंगे, तो कितना बढ़ा के दर्ज करेंगे बेटा, 9 बढ़ा के दर्ज करेंगे, क्योंकि 23 और 32 के बीच में अंतर कितना है, 9। क्योंकि हमने कम दर्ज किया, हमको दर्ज करना ज्यादा था, तो हमारा 9 बढ़ेगा। लेकिन कितने में, अब जितने छात्र हैं वो पूरे में डिवाइड हो जाएगा, तो 13 से डिवाइड कर दीजिए, और 130 जो था तो वो तो रहेगा रहेगा। अब इसको बेटा कट कर लेते हैं, तो भाग नहीं जा रहा, तो इसको क्या कर लेंगे, 130 तो आपका है ही है, इसमें भाग करते हैं 90 में, तो 13 सत्ते 91, 13 78, 12 बच गया 120, तो 13 नवैया 117, 130.69, तो आपका ये तीसरा नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखें इसमें क्या है। हाँ ठीक, तो 130.69, ठीक है, ये हाँ ठीक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, कितने प्रतिशत की हानि पर बेचता है बेटा, 10%। यदि वह इसे 30% कम में खरीदा होता, देखिए आपका सीपी एसपी,
100 रुपए की चीज खरीदी गई, 10% की हानि में बेचा तो बेटा कितने में बेचा? 90 में। यदि उसे 30% कम में खरीदा होता तो 100 की चीज हम कितने में खरीदते बेटा? 70 में। और इसे 26 रुपए कम कीमत पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। किस पर लाभ होता? ये 70 का पहले 10% निकालो तो कितना आ जाएगा? 10% बेटा 7। कितना आ गया? 7। तो 7 के लाभ पर बेचता तो कितने पर बेचता बेटा? 77। अब देखिए पहले से हमारे अनुसार पर हम कितना कम में बेच रहे हैं बेटा? 90 में पहले बेचते थे, अब बेटा कितने में बेच रहे हैं? 77 में। तो 13 कम में बेच रहे हैं। क्वेश्चन में कितना कम में बेचने की बातचीत कर रहा है? 26 की। तो 13 बराबर ही किसके दे रखा बेटा? 26 के। ये इसके 2 टाइम्स है। तो आपको क्या पूछा गया? वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना है? 100। 13 बराबर 26 तो 100 बराबर तो आपका कितना हो जाएगा? 26 डिवाइड बाई 13 गुणते कितना कर दोगे बेटा? 100। आपको सीधे दिख रहा था 2 टाइम्स है तो इस सीपी का भी 2 टाइम्स हो जाता है 200। तो आपका आंसर कितना आ गया? 200। 100 गुणते 200, 100 गुणते 2, तो 200 आपका क्या आ गया? सीपी आ गया। तो इस तरह से वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। ये क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया था। देखिए 35 की पावर कितनी है? 29 है। और किससे भाग करना है बेटा? 10 से। अच्छा आप लोग एक बात हमें ये बताइए कि किसी की भी इकाई के अंक अगर 5 है, उसकी कितनी भी पावर चढ़ा देंगे तब भी इकाई के अंक पर 5 ही आएगा। तो मतलब अगर जिसमें इकाई के अंक पर 5 आएगा उसको 10 से भाग देंगे तो हमेशा कितना शेष बचेगा बेटा? 5 ही शेष बचेगा। ये आपका लॉजिक में ही था और इसमें करना कुछ नहीं था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है पृथ्वी के पास नाशपाती और आंडू का अनुपात दे रखा है। पृथ्वी के पास नाशपाती आंडू का अनुपात 10 अनुपात कितना दे रखा है? 13। सेलिन के पास नाशपाती आंडू का अनुपात कितना दे रखा है? 7 अनुपात 9 दे रखा है। और विक्रम के पास, हाँ विक्रम के पास नाशपाती आंडू का अनुपात कितना है बेटा? 5 अनुपात 7 दे रखा है। तो कह रहा है नाशपाती और आंडू का अनुपात किसके पास अधिक है? अब अच्छा करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम बस आप लोगों को वही बस डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपका क्या हो, कम टाइम्स में आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओ। ठीक ना। तो यहां पर देखिए कितने का अंतर है बेटा? 3 का। यहां पर देखिए कितने का अंतर है? 2 का। यहां पर देखिए कितने का अंतर है? 2 का। अब अंतर यदि हम समान कर लें तो फिर हमारी बात बन जाएगी। अंतर अगर हम समान करते हैं तो यहाँ पर 2 का अंतर है तो ऊपर हम कितने का? 2 का गुणा कर दें दोनों में तो हमारा, और नीचे जो 2 2 का अंतर है इसमें 3 3 का गुणा कर दें। तो देखिए ऊपर अगर हम 2 का ऊपर गुणा कर रहे हैं 10 के साथ और 13 के साथ, तो 10 के साथ हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 20। और ये हम अंतर कितना बना रहे हैं? ऊपर 3 है नीचे 2 है तो हम 6 का अंतर बना रहे हैं। 3 दूनी 6, तो ऊपर 2 का गुणा करेंगे नीचे 3 का करेंगे। तो इसमें ऊपर जैसे ही 10 के साथ 3 2 का गुणा किया तो कितना आ गया? 20। और 13 के साथ किया तो कितना आ गया? 26। इधर देखिए बेटा नीचे कितने करेंगे? 3 का। तो 7 3 21 और 9 3 27। इसमें देखिए 3 का 15 और 7 3 21। अब देखिए अब देखिए यहां से अंतर अब सब समान हो गया। ये 6 है, ये भी 6 अंतर, और इसके बीच में अभी अंतर क्या हो गया? 6। आप लोग जानते होंगे यदि जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू लिखी होती है यदि अंतर समान हो ऊपर नीचे का, तो जो ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो आप में ये 20 21 और 15 इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है? 21/27 दिख रही। और ये किसकी वैल्यू है? सेलिन की है। तो इस वजह से आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सेलिन आ जाएगा, चौथा नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर इसी में छोटा पूछा जाता तो छोटा बेटा जो सबसे छोटी वैल्यू 15 है तो मतलब 5/7 विक्रम सबसे छोटा हो जाता, सबसे कम होता उसके पास। लेकिन सबसे अधिक पूछा गया तो सेलिन का आ जाएगा। इस तरह से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 22 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 42 किलो है। अच्छा 22 छात्र थे, इन सभी का औसत वजन कितना दे रखा है? 42। ठीक ना। यदि 33 किलो और 39 किलो वजन के दो नए छात्रों को कक्षा में जोड़ लिया जाता है तो 24 छात्रों का नया औसत वजन क्या होगा? आप लोग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप कर सकते हो। एक बेसिक से कर सकते हो कि 22 छात्रों का औसत कितना है? 42। तो 22 गुणित 42, तो यहां से कुल योग निकाल लीजिए 22 का, और प्लस 33 और 39 को भी उसी में जोड़ दीजिए और फिर सभी को 24 से भाग कर दीजिए तो आपका औसत आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि इतना करो। आप लोग देखिए जो आने वाले छात्र हैं, जो आने वाले छात्र हैं वो औसत से कितना ज्यादा या कम लेके आए हैं।
आपका औसत कितना दे रखा था 42, और ये कितना बेटा 33 लेके आ रहा, तो कितना कम लेके आ रहा है बेटा 9 कम लेके आया। 42 और 33 का अंतर कितना 9, 9 कम लेके आया। और दूसरा वाला छात्र 39 लेके आ रहा, तो ये कितना कम लेके आ रहा है 3। कुल मिला के दोनों कितना कम लाए हैं बेटा 12 कम लाए हैं। अब ये जो 12 कुल मिला के सभी में बटेगा। अब कुल छात्र कितने हो गए बेटा 24, तो 12 को हम 24 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ये कमी आ गई, तो मतलब 0.5 की क्या आ जाएगी बेटा आपकी कमी। तो पहले 42 था, 42 में 0.5 कम कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 41.5 आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक ना, आपको समझाने के लिए इस तरह से था, आप लोग जल्दी जल्दी से इसको देख सकते थे कि यहाँ से आपका 9 का, यहाँ से आपका 3 का, 9 3 कितना हो गया बेटा 12, 12 को सीधे 24 से भाग करते तो आपका सीधे कितना दिख रहा है 1/2, 1/2 का मतलब आधा होता है, सीधे 42 में आधा कर देते 41.5 आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है और उसे 1 रुपए में कितने आम बेच, देख प्राइस यहां पर समान हो गई, ठीक ना, मतलब 1 ही रुपए में बातचीत कर रहा है, कितने आम बेचे ताकि उसे 30% की क्या हो जाए हानि हो जाए। अच्छा 30% कितना होता है बेटा 3/10। हानि की बातचीत करा तो 10 में चीज खरीदी गई होगी, 3 के लॉस में बेची गई होगी, तो 7 में बेची होगी। देखिए बेटा सीपी एसपी, अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पर जो प्राइस है इसका, ठीक ना, कितने की चीज 10 की चीज खरीदी थी, 3 के घाटा में बेची है तो 7 में बेचा। अब अगर क्वांटिटी या मात्रा की बातचीत करते हैं तो प्राइस का उल्टा होता है, तो क्या आ जाएगा बेटा 7/10। अगर वो 7 वस्तुएं खरीदेगा तो उसे 30% के घाटे पर कब होगा, जब वो 10 वस्तुएं बेचेगा। यहां पर कितने वस्तुएं खरीदने की बातचीत कर रहा है 35, तो कितनी यहां पर खरीदा आपके अनुसार पर 7, तो 7 ही बराबर किसके बेटा आपके 35 के। आपको निकालना किसके बराबर है 10 बराबर, तो 35 डिवाइड बाई 7 गुणते कितना कर दोगे 10, 7 पना 35, तो आपका कितना आ गया बेटा 50। तो इस तरह से आपका आंसर 50 आ गया। एक तरीका ये था। अब दूसरे तरीके से हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर रुपए, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद के लाया है 35, ये खरीद के लाया। ऊपर रुपए नीचे वस्तुएं, क्या कह रहा है 30% की हानि हो, तो मतलब 100 की चीज हम कितने में बेचेंगे बेटा 70 में बेचेंगे ना, तो 70/100, ठीक ना। तो ये देखिए ये 0 से 0 कट गया, 7 पना 35, तो आपका क्या आ गया 1 कितना आ गया 50। तो 1 रुपए में ही कितने वस्तुएं भैया बेचेगा 50 बेचेगा। इस तरह से आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक मूलधन पर 2 वर्ष के लिए ब्याज की एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बेटा। जो एसआई की बातचीत कर रहा है, एसआई आपका दे रखा है 12,800, और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2 वर्ष का ही 14,400 दे रखा है। अब अगर हम इसमें बातचीत करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है बेटा 12,800, तो प्रत्येक वर्ष आपका साधारण ब्याज क्या होगा 6400 रुपए, मतलब 6,400 प्रत्येक वर्ष मिलेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। दूसरे वर्ष में भी आपका इतना 6400 तो रुपए मिलेगा ही मूलधन पर, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इन दोनों का अगर अंतर हम देखें, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो अंतर हमको कितना दिख गया बेटा 1600। तो कितना अंतर है 1600। ये 1600 क्या हो रहा है बेटा अधिक मिला होगा, ये ब्याज के ऊपर आया है। किसके ऊपर आया है ब्याज के ऊपर। आपको समझाने के लिए एक एक बात लिख रहे हैं, फिर हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। आप ये वाला तरीका अगर हम देखते हैं, तो इस वाले तरीके से आप परसेंटेज निकाल के कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल के कर सकते हो। देखिए एक बार, ये 1600 रुपए जो ब्याज मिला है हमें, किस पर ब्याज मिला है बेटा 6400 पर मिला है। तो 1600 का जो ब्याज मिला है वो किस पर मिला है बेटा 6400 पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 एक कम 16, 16 चौक 64, 1/4 कितना होता है बेटा 25%, या 25% ही कितना होता है बेटा 1/4, ठीक ना। तो मतलब कि यहां पर जो शुरुआत में धनराशि होगी, ये वाली धनराशि चाहे साधारण ब्याज से देख लो पहले वर्ष के लिए, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज से देख लो, तो ये 25% ब्याज मिलकर हमको आई होगी, तो ये किसकी वैल्यू है उसकी 25% के बराबर है। तो 25% बराबर बेटा आपका कितना दे रखा है
6400 दे रखा है। 100%, कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, तो 6400 डिवाइड बाई 25 गुणते कितना कर देंगे 100। तो 25 चौको 100, 6400 में आप किससे गुणा कर दोगे 4 से, तो डबल जीरो, 4 चौको 16, 4 संग 24, 1 25, तो 25 6, आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए ये तो एक तरीका हुआ। सेकंड तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप लोग पकड़ पा रहे हो तो ठीक है। देखिए 2 वर्षों का है, तो 6400 हमें पहले वर्ष मिला होगा, 6400 हमको दूसरे वर्ष मिला होगा। जो हमको एक्स्ट्रा ब्याज मिला है वो कितना मिला है बेटा 1600, ये इसी पर मिला होगा। तो अगर जब हमारा ब्याज कितना मिलता है बेटा 1600 मिलता है, कितना ब्याज मिलता है 1600, जब 1600 ब्याज मिलता है तो हमारा प्रिंसिपल कितना था बेटा 6400 था, क्योंकि यही उसके लिए प्रिंसिपल हो गया, उसी 6400 पर तो 1600 का ब्याज मिला है। जब हमको ब्याज कितना मिल जाए 6400, ये भी तो किसी प्रिंसिपल में ही आपको ब्याज मिला होगा, जब आपको ब्याज कितना मिल जाए 6400, तो कितना आपका प्रिंसिपल था 6400 डिवाइड बाई 1600 गुणते कितना कर देंगे हम बेटा 6400 कर देंगे। ये डबल जीरो डबल जीरो कट गया, 16 चौको 64, तो 6400 से गुणते 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2525600। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया 25600। तो ये वाला तरीका आप लोग अपना सकते हो, अगर आपको समझ में आया हो तो इसको जल्दी से हो सकता है क्वेश्चन, इसमें परसेंटेज नहीं निकालना पड़ेगा। देखिए फिर से हम एक बार इस चीज को समझाते हैं, क्योंकि इस तरीके से कोई जल्दी जल्दी बताता नहीं है, तो आप लोग इस चीज को समझिए। जनरली लोग किससे जाते हैं परसेंटेज से जाते हैं, लेकिन परसेंटेज से हमको निकालने की इसमें जरूरत नहीं है। देखिए एक बार, दोनों वर्ष का ब्याज कितना है बेटा साधारण ब्याज में 12800, तो एक वर्ष का 6400 6400 6400 6400। तो लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ये 12800 और 14400 के बीच में अंतर कितने का है बेटा 1600। तो ये 1600 का जो आपको ब्याज मिला होगा वो कितनी धनराशि पर मिला होगा इसी 6400। तो जब 1600 रुपए का ब्याज मिलता है तो आपकी कितनी धनराशि पर मिलता है 6400 पर। अब ये जो 6400 धनराशि है ये भी तो प्रिंसिपल पर ही ब्याज मिल के आई है, तो जब 6400 को ब्याज मिलेगा तो हमारी धनराशि पी कितनी थी उसके बराबर, तो 6400 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपने निकाल दिया। इस तरह से आपका ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आ गया होगा, जो भी लॉजिक आपको समझ में आए उससे आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 4 पंचे 20, 0 4 चौको 16, 405 आ गया। हाँ 6 तिरगा 18, 192 आ गया, ये प्लस का, ये 504, ये 504, ठीक ना। अब ये 26, तो 25 3 75, 3 और जोड़ दोगे तो कितना आ गया 78, सॉरी ये माइनस का है तो माइनस का। अब अच्छा इसको हम जोड़ेंगे तो ये 600 696 आ गया, दोनों को जोड़ने पर 696, 696 में हमको कितना हटाना है 78 हटाना है। तो बेटा 16 में 8 गए 8, इधर 8 में 7 गया 1, और ये 6 6 18 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरह से ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी आपका कैलकुलेशन का है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 20 में 8 गया, कितना बचा बेटा 12, 12 माइनस 48 करेंगे, ये कितना बचा बेटा 12, और ये कितना है बेटा 48, 12 माइनस 48 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 4 तिया 12, तो डिवाइड में 12 चला जाएगा, 12 तिया 36, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। विक्रम एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, विक्रम है 32% अंक प्राप्त किया, अगर उसे 15 अंक और आ जाते तो वो परीक्षा में पास हो जाता। वो कह रहा था कि सिर्फ मुझे 15 अंक और चाहिए थे, बस हम पास हो जाते, तो 32% प्लस 15 अंक और आते तो पास हो जाता। दूसरा एक छात्र है, उसे यदि वह वो उसी छात्र के बारे में बातचीत कर रहा है, 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक आता, और कह रहा यदि मुझे 57% मिलते तो 10 अंक हमें चाहे मिलत चाहे ना मिलत तब भी हम क्या हो जाते पास, तो 10 अंक उसे ना भी मिलता तो पास हो जाता।
मतलब 57% में से 10 अंक कम भी कर देते तब भी वो पास हो जाता। तो ये दोनों पासिंग मार्किंग परसेंटेज आ जाएगा यहाँ से। अब अच्छा, ये 10 माइनस का इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये कितना आ गया 25 अंक के बराबर। ये 32 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 57% में से कितना घट जाएगा बेटा आपका 32% घट जाएगा। तो इधर आपका कितना आ गया 25 अंक बराबर कितने के आ गया बेटा 25% के आ गया। तो 1% बराबर क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 25 कर दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 1। तो मतलब क्या आ गया 1% बराबर 1, तो 100% बराबर 100% आ गया। मतलब प्रत्येक परसेंटेज की वैल्यू 1 अंक की 1% है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक क्या होंगे। तो उन उत्तीर्ण होने के लिए चाहे आप इसमें, क्योंकि ये 15 अंक हैं तो 15% के बराबर हो गया बेटा, तो हम सीधे डायरेक्ट जोड़ सकते थे। तो 32 में सीधे डायरेक्ट आप 15 जोड़ते तो कितना आ जाता है बेटा 47। 32 में सीधे 15 जोड़ देते तो कितना आ जाता 47%, या अंक अंक 32% तो मतलब 32 अंक, 15 अंक तो 15 अंक, क्या पूछा गया है अंक। तो 32% का मतलब कितना है 32 अंक ही है, और 15 अंकों का मतलब कितना है 15 अंक तो है ही है, ठीक ना। तो उसे 47 अंक चाहिए थे। इस तरह से इधर से भी देख लेते, 1% का मतलब 1 अंक, 57% का मतलब कितना बेटा 57 अंक, प्लस माइनस 10 अंक और उसे नाम भी मिलता तब भी पास होता, तो घटा देते तब भी कितना आ जाता आपका 47, तब भी आपका 47। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए इस तरीके से समझा करिए। अगर एक पास एक फेल है तो दोनों अंक क्या होंगे आपस में जुड़ेंगे, एक फेल एक पास है तो दोनों अंक आपस में जुड़ेंगे, परसेंटेज का तो जो भी होगा उसका आपस में अंतर ही करेंगे। अगर दोनों पास हैं, समान समान है, पास पास हैं, तो अंक मतलब अंक घटेंगे। अगर फेल फेल है तब भी घटेंगे, पास पास है तब भी घटेंगे, एक पास एक फेल है तो अंक जुड़ेंगे। मतलब सेम सेम होगा तो घटेगा, अपोजिट होगा जो जुड़ेगा। और परसेंटेज का अंतर आप लोग डायरेक्ट देखते, 32% इधर 57%, तो हम सीधे क्या बोलते 25% का अंतर है। अंक एक पास था एक फेल अंक थे, तो 15 और 10 हम जोड़ देते तो सीधे आपका 25, तो 1% बराबर आपका सीधे यहीं से आ जाता कितना 1 अंक। तो उसको 32% मिलता तो 32 अंक प्लस 15 अंक और यहाँ से, तो आपको कितना आ जाता बेटा 47 अंक आ जाते। आप इस तरह से इसको कर सकते थे, यही आपको करने का होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोगों को क्लास सही से समझ में आ रही होगी। अगर जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करिए और बोलिए कि किस तरह से आप लोगों को स्पीड ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, तो उसके बारे में कमेंट करिए। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी क्लास कैसे लग रही है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।